जय हिंद प्यारे से दोस्तों, मैं ललितादित्य राव यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख ही रहा होगा, अगर थंबनेल आपको दिख रहा है तो आपको ये भी पता पड़ गया होगा कि हम एक विशेष टॉपिक चंपारण सत्याग्रह पर बात करने वाले हैं। और इसमें एक मुख्य टॉपिक ये है कि चंपारण सत्याग्रह शुरू किस कारण हुआ, उस पत्र के बारे में बात करने वाले हैं जो राजकुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया। तो इन सारी रूपरेखाओं को आप स्पष्ट तौर पर समझेंगे और एक बार पढ़ने के बाद आपको दूसरी किसी क्लास को सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो बिल्कुल अब आपको शुरू से क्या करना है, इस वाली क्लास को देख लेना है। तो पहली हम इसमें देखने वाले हैं कि पहला क्या देखना है आपको। पहले समझिएगा कि जो चंपारण सत्याग्रह है वो 10 अप्रैल 1917 को क्या हुआ था, शुरू हुआ था। चंपारण सत्याग्रह की जो पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड है, या जो चंपारण सत्याग्रह इसका जो प्रावधान है वो किस तरीके से है। तो किसी भी चीज को पढ़ने से पहले आपको उस चीज के बैकग्राउंड पर विशेष चर्चा करनी होती है कि चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ, इसकी क्या वजह रही थी और किन परिस्थितियों में यह चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो पहली हम वजह को देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला है, गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आ जाते हैं। गांधी जी क्या करते हैं, एक डेट है 9 जनवरी 1915 को क्या करते हैं, दक्षिण अफ्रीका से भारत आ जाते हैं। और भारत आने के बाद क्या करते हैं, 25 मई 1915 को कोचरब आश्रम की स्थापना करते हैं। कहां पर, गुजरात में कोचरब आश्रम की स्थापना कर देते हैं गांधी जी। इसी बीच क्या होता है कि 9 जनवरी को, प्रत्येक 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके बाद 17 जून 1917 को क्या होता है, इस कोचरब आश्रम का नाम बदल दिया जाता है और बदलकर क्या कर दिया जाता है, साबरमती आश्रम कर दिया जाता है। तो गांधी जी बेसिकली दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और आने के बाद उन्होंने गुजरात में एक कोचरब आश्रम की स्थापना करी और इसके 2 साल बाद उन्होंने इस आश्रम का नाम भी चेंज कर दिया। लेकिन इसी बीच एक घटना क्या होती है, घटना घटित होती है कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। और जो लखनऊ अधिवेशन है वो 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक 1916 में क्या हो गया, शुरू हो गया। और इसकी जो अध्यक्ष हैं वो कौन बनाई गई, तो इसकी अध्यक्ष बनाई गई अंबिका चरण मजूमदार को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और इस सम्मेलन में या इस अधिवेशन में एक मुख्य तौर पर चीज हमें यह देखने को मिली कि मुस्लिम और हिंदुओं के संबंधों में सुधार हुआ। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि मुस्लिम लीग है, इसको कांग्रेस में मिला दिया गया। तो कांग्रेस पार्टी में क्या कर दिया गया, मुस्लिम लीग का विलय कर दिया गया। और इस अधिवेशन को निर्माता या इसका संचालन करने वाले 2 लोग थे। उनका नाम था बाल गंगाधर राव और दूसरे व्यक्ति का नाम क्या था, तो दूसरे थे मोहम्मद अली जिन्ना साहब। उसके बाद इस लखनऊ अधिवेशन का जो दूसरा नाम है उसे कहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता संधि सम्मेलन, या इसको कहते हैं लखनऊ संधि। लखनऊ संधि कब हुई है, 1916 में हुई है। और इसी सम्मेलन को कहा गया है जिसमें हिंदू एकता को बल दिया गया और कांग्रेस के में विलय कर दिया गया मुस्लिम लीग को। दूसरी बात क्या, इस लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ, गांधी जी ने भी क्या किया, भाग लिया। तो इसमें अधिवेशन में गांधी जी ने भी क्या ले लिया, भाग ले लिया। और यहीं पर राजकुमार शुक्ला और एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है ब्रज किशोर प्रसाद, इनसे मुलाकात हुई। और ब्रज किशोर प्रसाद जो व्यक्ति हैं, इनके विषय में यह बताया गया कि ये जो जयप्रकाश नारायण के ससुर थे वो कौन थे, ब्रज किशोर शुक्ला थे। और ये पेशे से उस समय के एक श्रेष्ठ वकील हुआ करते थे। तो इन दोनों ने गांधी जी को क्या किया, यहां की जो समस्या है, जो चंपारण की समस्या है, इस चंपारण की समस्या से क्या करा दिया, अवगत करा दिया। और गांधी जी को एक पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा गया कि हे भाग्य विधाता, आप
हमारे चंपारण की जो समस्याएं हैं उन पर प्रकाश डालिए और उन समस्याओं को आप बारीकी रूप से देखिए। हम जैसे ईश्वर की भक्ति करते हैं वैसे ही तुम्हारे से आस लगाए हुए हैं। ये सब शब्द गांधी जी के बारे में कहे गए उस पत्र में, जो किसने लिखा था? राजकुमार शुक्ला ने लिखा था। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि जब पत्र लिखा गया था या राजकुमार शुक्ला की जो मुलाकात है उस समय गांधी जी कहां थे? तो आप बताओगे लखनऊ में थे। क्लियर है ना बात? बिल्कुल मेरे भाई। तो पत्र में गांधी जी की तारीफ और गांधी जी को एक श्रेष्ठ व्यक्ति बताते हुए वो सारी बातें लिखी गई कि आप भाग्य विधाता हो, आपने दक्षिण अफ्रीका में ये किया और आप हमारी समस्याओं से क्या करिए, अवगत हुई और हमारी समस्याओं के लिए खड़े हुई। तो बेसिकली ऐसी बातें उस पत्र में देखने को मिली। दूसरी बात, अगर हम इस आंदोलन के प्रोविजन पर चर्चा करें, प्रावधानों पर चर्चा करें, तो हमें क्या देखने को मिलता है? प्रोविजन में हमें यह देखने को मिलता है मेरे भाई कि क्या है, 10 अप्रैल 1917 को आंदोलन को शुरू कर दिया गया और जो बिहार के बेसिकली कौन सी जगह से संबंधित था? तो यह बताया गया कि यह बिहार के चंपारण जगह से संबंधित था और चंपारण में स्पेशली कौन सी जगह से? तो पश्चिमी चंपारण से संबंधित था। चंपारण में भी कौन सा? पश्चिम वाला चंपारण। दूसरी बात, 12 अप्रैल 1917 को गांधी जी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर पहुंचते हैं और यहां पर जेवी कृपलानी से क्या करते हैं? मुलाकात करते हैं और यहीं पर बैठकर अन्य लोग भी बुला लिए गए, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, भूला भाई देसाई थे, हकीम अजमल थे, आदि लोगों को बुला लिया गया और चंपारण अग्रेरियन कमेटी बना दी गई। अब चंपारण अग्रेरियन कमेटी आगे की रूपरेखा तैयार करती है और यह बता दिया गया कि चंपारण बेसिकली नेपाल के बॉर्डर के आसपास वाले क्षेत्र में पड़ता है, वहां की यह समस्या है और इस समस्या के लिए कुछ रूपरेखाएं बनाई गई। तो 15 अप्रैल 1917 को ये चंपारण पहुंच गए। कौन पहुंच गए? तो गांधी जी 15 अप्रैल को चंपारण पहुंच गए। आंदोलन कब शुरू हुआ? 10 को। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर कब पहुंचे? 12 को। और 15 को ये चंपारण पहुंच गए। जब चंपारण पहुंच गए तो चंपारण में देखते क्या हैं? चंपारण में पहुंचने के बाद गांधी जी के सामने यहां तो एक ही समस्या बताई गई थी कि नील की खेती होती है, लेकिन 3 समस्याएं गांधी जी के सामने दिखी। 3 समस्याओं में जो सबसे मूल समस्या थी वो क्या देखने को आई? यहां पर देखने को आई कि यहां की मलिन बस्तियां थी, गंदगी भरा जीवन था, स्वच्छता के नाम पर जीवन की कल्पना करना क्या था? संभव ही नहीं था। ऐसा कैसा जीवन जी रहे थे? आजाद होने के बाद भी आज चंपारण की स्थिति तस्कीवश बनी हुई है, कोई भी बदलाव उसमें अब भी नहीं देखने को मिला है। स्थिति कैसी थी ये कल्पना इन कुछ चंद शब्दों से की जा सकती है। जैसे कुओं के स्थान पर कीचड़ था, जहां से पानी भरते थे कुएं के चारों तरफ क्या हो रखा था? कीचड़ हो रखा था। दूसरा, गांव में गंदगी की कोई सीमा नहीं थी। गांव में जो गंदगी है, गांव के घुसते ही आपको एकदम गंदा गंदा कूड़े के ढेर जगह जगह और बहुत सारी चीजें, गंदगी की समस्या थी, इसकी कोई सीमा ही नहीं थी। दूसरा, आंगन इतने ज्यादा गंदे थे कि देखे न जा सकें। घर के जो आंगन होते हैं इतने ज्यादा गंदे थे कि इनको देखा नहीं जा सकता था। कोई व्यक्ति बैठना और पानी पीना तो बहुत दूर की बात है। तो इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि चंपारण में उस समय स्वच्छता का क्या हाल रहा होगा। तो गांधी जी की बेसिकली समस्या एक ये भी है कि स्वच्छता को लेकर क्या किया जाए, बड़े स्तर पर इसके लिए थोड़ा सा काम भी किया जाए। अब दूसरी समस्या ये थी कि जो नील की खेती थी, जिसको 3/20 भाग पर करनी थी या जमीन के 15% हिस्से पर करनी होती थी, जिसको नाम दिया गया था 3 कठिया पद्धति। तो इस 3 कठिया पद्धति को बेसिकली समाप्त करने के लिए गांधी जी को बुलाया गया था। दूसरी समस्या जो अंतिम थी वो थी कि पास वाली जो जमीन होती थी जिस पर ये नील की खेती करते थे और नील के खेत के जो बगल वाली जमीन होती थी वो भी क्या हो जाती थी? नील की खेती के प्रभाव से बंजर हो जाती थी। तो जो बंजर भूमि है और जो फसल करते थे उसका भी इनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। तो 3 समस्याएं थी। एक तो स्वच्छता मुद्दा था, दूसरा तिनकटिया पद्धति को समाप्त करना था और तीसरी समस्या यह थी कि पास वाली जो जमीन है वो जमीन भी क्या हो जाती थी? खराब हो जाती थी और मूल्य भी उचित नहीं मिल पाता था। यानी कि आपकी 500 रुपए की लागत है उसमें तो आपको 50 रुपए दे दिए, ऐसा मूल्य दे दिया जाता था। तो उचित मूल्य भी इन लोगों को नहीं मिल पाता था। अब इसके लिए क्या किया गया?
तो आंदोलन में क्या काम किए गए सबसे पहले ये समझिएगा। तो सबसे पहले चंपारण अग्रेरियन कमेटी को बनाया गया और इसके अध्यक्ष कौन बन गए? तो इसके अध्यक्ष बन गए गांधी जी। गांधी जी को इसका अध्यक्ष बना दिया गया और इस कमेटी के सदस्य कौन बन गए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए, भूलाभाई देसाई बन गए, हकीम अजमल खां बन गए, जेबी कृपलानी बन गए और ब्रज किशोर प्रसाद बन गए। ऐसे लोग इसके क्या बन गए? सदस्य बन गए। अब दूसरी बात, नील की खेती केवल भारत के किसमें की जाती थी? बंगाल में की जाती थी। जो पश्चिम बंगाल और बंगाल वाला क्षेत्र है, केवल यहीं पर होती थी नील की खेती। लेकिन उत्तर भारत में जो नील की खेती है, केवल और केवल बिहार के चंपारण में ही होती थी। उत्तर भारत में कहां होती थी? बिहार के चंपारण में होती थी। बेसिकली जो अंग्रेज हैं इस खेती को बंगाल में करवाते थे, लेकिन उत्तर भारत में केवल एक ही स्थान था जो चंपारण था, यहां पर नील की खेती होती थी। दूसरी बात यह देखने को मिली कि इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद जैसे ही गांधी जी ने आंदोलन शुरू करना प्रारंभ कर दिया, अब गांधी जी भी भले भांति इस बात से परिचित थे। भले भांति कैसे परिचित थे? तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो गांधी जी को एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां से वो अपना काम शुरू कर सकते हैं, और देश को एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो देश की समस्या को अपनी समस्या समझे। तो बेसिकली दोनों की जरूरतें थी। गांधी जी को भी क्या करना था? अपनी जरूरतों को पूरा करना था, और देश की भी ये समस्या थी कि एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अपनी समस्या को, जो देश की समस्या को अपनी समस्या समझे। तो सहयोग बना और दोनों समस्याएं। इसके लिए गांधी जी ने क्या रास्ता चुना? गांधी जी ने जब आंदोलन शुरू किया तो अहिंसा और सत्य के रण में गांधी जी कूद पड़े, और इसके लिए गांधी जी ने कुछ काम किए। तो पहले गांधी जी इस बात से अवगत थे कि 19वीं सदी में जर्मनी में क्या आ गया है? नील क्रांति हो गई है। जो इंडिगो फार्मिंग है वो क्या हो गई है? शुरू हो गई है। अब नील की खेती प्रारंभ हो गई थी, और जो जर्मनी का नील था वो अच्छी किस्म का नील था, अच्छे से फेड नहीं होता था, और भारतीय नील के मुकाबले क्या था? सस्ता भी था। तो ये बात मुख्य रूप से गांधी जी पहले से परिचित थे इस बात से। तो इसमें क्या देखने को मिला है आपको कि 19वीं सदी में जर्मनी में क्या हुआ है? ये क्रांति, और गांधी जी विश्व बाजार में भारतीय नील की मांग क्या होने लगी है? बढ़ने लगी है। अब भारतीय नील लगातार बहुत महंगा होता जा रहा है, लेकिन जर्मनी का नील क्या है? अच्छा है और सस्ता भी है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या देखने को मिलेगा? अंग्रेज भारत के नील को खरीदना कम कर देंगे। अंग्रेज भी चाहते हैं कि इस नील को क्या किया जाए? बंद करवा दिया जाए। ये खेती जो हो रही है बेसिकली इसको बंद करवा दिया जाए। लेकिन अब गांधी जी आंदोलन कर रहे हैं तो सारा ठीकरा अंग्रेज क्या कर देंगे? गांधी के ऊपर रख देंगे और ये कहेंगे हाँ 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 हाँ, तुम हमें दक्षिण अफ्रीका में भी मिले थे, तुम हमें इंडिया में भी मिले हो, और हम केवल तुम्हारे कहने पर ये नील की खेती को बंद कर रहे हैं, क्योंकि एक तुम सिद्ध पुरुष हो, सच्चे महात्मा और परम आत्मा हो, इसलिए हम केवल तुम्हारे कहने पर इस नील की खेती को बंद करवा देंगे। गांधी जी ने कहा बिल्कुल। अब तो अंग्रेज तिनकटिया पद्धति को क्या करना चाहते थे? खत्म करना चाहते थे। एवज में गांधी जी ने यह भी कहा कि भैया जो अन्य फसलें हैं इनके दाम भी उचित दीजिए, जो इस समय उचित दाम आप नहीं देते हो। दूसरी, 3 वर्ष के बाद जो नील की खेती होती थी वो जमीन भी क्या हो जाती थी? बंजर हो जाती थी। यानी कि आपने लगातार एक ही भूमि पर अगर 3 साल नील की खेती कर दी तो वो जमीन क्या हो जाती थी? 15% वाली बंजर हो जाती थी। क्लियर बात है ना? बहुत अच्छा। इसके बाद गांधी जी को क्या किया गया? जब गांधी जी नहीं माने, वो बंजर भूमि के बारे में कहते रहे कि इसका मुआवजा दो और खेती का उचित मूल्य दो, तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो अदालत में पेश किया गया और गांधी जी को बिना जमानत के क्या किया गया? जो जज था उस जज ने रिहा कर दिया। अब जज ने जब गांधी जी को बिना जमानत के रिहा कर दिया, इसका मुख्य कारण यह था कि जो चंपारण की भीड़ थी, जो बिहार की भीड़ थी, वो न्यायालय के बाहर खड़ी रही, और न्यायालय के बाहर खड़ी रही जो गांधी जी का समर्थन कर रही थी, नारे लगा रही थी। तो जज को यह महसूस हुआ कि यह आंदोलन उग्र हो सकता है, इसलिए गांधी जी को क्या कर दिया गया? बिना जमानत के ही छोड़ दिया गया। अब इसके बाद गांधी जी रिहा हो गए और अंग्रेजों ने
पूरी तरीके से इस आंदोलन को समाप्त करने की क्या कह डाली, बातें कह डाली। अब इसके तहत अंग्रेजों ने इतनी सारी बातें तो कही, अंग्रेजों ने इतनी सारी बातें तो कही, तो अब आपको क्या इसके परिणाम के बारे में कुछ चर्चाएं करनी है। जैसे गांधी जी ने बिना जेल जाए, बिना हिंसा किए, बिना खून बहाए और बिना ही डंडा उठाए क्या कर दिया, अंग्रेजों को घुटने के बल ला दिया और अंग्रेजों को यह मानना पड़ गया कि हम ये तीन कठिया जो पद्धति है इसको क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। अब एक व्यक्ति जो गांधी जी उचित स्थान ढूंढ रहे थे अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत करने के लिए, वो स्थान गांधी जी को इतनी जल्दी मिल जाएगा ये गांधी जी ने भी कल्पना नहीं की थी। तो गांधी जी को पहले ही प्रयास में क्या मिल गई, सफलता हाथ लग गई। एक व्यक्ति जो 5 साल मेहनत करता है तब सक्सेस होता है, और एक व्यक्ति मेहनत करते ही जैसे ही कंपटीशन के माहौल में आता है अच्छे से पढ़ता है और सफल हो जाता है। तो जो पहली बार की सफलता है, ऐसी सफलता गांधी जी के क्या लग गई, हाथ लग गई। अब गांधी जी के हाथ लग गई, जो गांधी जी की बुराई कर रहे थे लोग, अब वो लोग गांधी जी की प्रशंसा करने लगे। गांधी जी को महान पुरुष, सच्चा भारतीय, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो यहां तक कह दिया कि गांधी जी क्या है, महात्मा है। तो यहां से गांधी जी के महात्मा बनने के सफर की शुरुआत हो गई। गांधी जी कैसे महात्मा बने इस चंपारण सत्याग्रह के तहत, ये आपको भली भांति समझ में आया होगा। तो गांधी जी को महात्मा कहकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने संबोधित कर दिया, और यहां से गांधी जी के राजनीतिक जीवन की भी क्या हो गई, जो शुरुआत है, अच्छी पारी की शुरुआत है, वो शुरू हो गए। अब गांधी जी स्वच्छता के प्रेमी हो गए और गांधी जी की जो छवि है भारत के एक उभरते हुए लीडर के रूप में विश्व पटल पर सामने आई। तो इस तरीके से गांधी जी क्या बन गए, एक नेता के तौर पर उभर कर सामने आए। अब गांधी जी जब उभर कर सामने आए तो तीन कठिया पद्धति को क्या कर दिया गया मेरे भाई, समाप्त कर दिया गया। तो परिणाम आपको मैंने बता दिए हैं कि इसके परिणाम में क्या देखने को मिला, तीन कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया, और जो बंजर खेती होती थी अब बंजर खेती नहीं होगी, और फसलों का उचित दाम देने की भी बात कह दी गई अंग्रेजों के द्वारा। तो गांधी जी का जो पहला आंदोलन है वो बेसिकली बड़े स्तर पर गांधी जी एक चर्चा का विषय बन गए और यहां पर आंदोलन सफल हो गया। लेकिन अब ये क्लास पूरी हो गई है, तो क्लास पूरी होने के बाद अब इस क्लास से आपको एक क्वेश्चन बताना है, और वो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये है कि गांधी जी का जो चंपारण आंदोलन था, जो सत्याग्रह था, वो पूरी तरीके से सफल हुआ था, और सफल हुआ था तो इस आंदोलन का जो विरोध करने वाले थे वो व्यक्ति कौन थे, यानी कि गांधी जी के अपोजिट साइड में इस आंदोलन का विरोध करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो इसके 4 ऑप्शन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एन.जी. रंगा, और तीसरा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, और चौथे व्यक्ति है एन पारेख। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप इस क्वेश्चन का रिप्लाई कमेंट बॉक्स में कर देंगे। और ऐसी और दमदार क्लासें देखने के लिए आप यादविंद स्मार्ट क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। हर हर महादेव।